सभी को मेरा नमस्कार। आज श्री राम नवमी है, प्रभु रामचंद्र का जन्मदिन। ऐसे इस पवित्र और मंगल दिवस पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम सभी मिलकर ये कोविड-19 उसके विरोध में एकजुट होकर उसको निरस्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सभी अभी एक प्रकार से गृहबंदी बनकर अपने अपने स्थान पर ही सीमित हो चुके हैं। विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं ने ऐसे सोचा कि इस समय का अच्छा लाभ हम सब मिलकर उठा सकते हैं। विचार यह किया गया कि इस समय पर सभी लोगों के लिए कुछ एक विचार सबके सामने रखने का अच्छा अवसर अब प्राप्त हुआ है। उस दृष्टि से आज के अच्छे दिन से एक व्याख्यान माला का प्रारंभ हम शुरू करेंगे, ऐसा विचार हुआ और उसी कड़ी में आज हम यहां पर एकत्रित मिल रहे हैं। मुझे आग्रह किया गया कि आज पहला दिन है तो मैं स्वामी विवेकानंद और विज्ञान इस विषय पर कुछ विचार इस 1 घंटे के कालावधि में आपके सामने प्रस्तुत करूं। सूचना ऐसी आई कि हिंदी में अगर बात करूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं अंग्रेजी और हिंदी ऐसी दोनों भाषाओं में मिलकर कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। At the outset, I am extending greetings on this auspicious day of Shri Ramanavami, which is a birthday of Prabhu Shri Ramachandra. Vigyan Bharati has decided that during this lockdown period, we need to provide some thoughts to people in general. So we are going to start a series of lectures where different experts, those who are experts in their respective domains, they will come and they will share their thoughts on different topics with all of us. So this series is getting started from today. So at this moment, I welcome you. Vigyan Bharati Karyakartas have told me to start this kind of series with my presentation, where I am going to talk to you about Swami Vivekananda and science. This will be the topic of today's first lecture of this series. हम सब स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। स्वामी जी का जब नाम हम लेते हैं तब अपने सामने एक बहुत ही तेजस्वी इस प्रकार का उनका चित्र, उनकी प्रतिमा अपने मन के सामने खड़ी होती है। एक तेजस्वी सन्यासी के रूप में स्वामी जी की प्रतिमा हम सभी के मन में है। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी बहुत ही बुद्धिमान, मेधावी इस प्रकार के व्यक्ति थे। अपने देश में अपना देश का जो स्वतंत्रता संग्राम चला, उसमें कार्यरत सारे स्वतंत्रता सेनाओं के वो एक प्रकार के प्रेरक शक्ति के रूप में रहे। स्वयं महात्मा गांधी जी ने ऐसे कहा कि विवेकानंद जी के विचार पढ़ने के बाद मैं मेरे देश को 1000 गुना अधिक समझ पाया। तो ऐसे कई लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अलग अलग प्रकार से अपना अभिमत व्यक्त किया है। उसी प्रकार से स्वामी जी एक बड़े संत महात्मा भी थे। अपने देश में जब वो एक घुमंतु सन्यासी इस नाते अपने देश का भ्रमण कर रहे थे, तब अपने देश की स्थिति देखकर और विशेष रूप से अपने देश के गरीब लोगों की स्थिति देखकर उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा निर्माण हुई और उन्होंने एक सबको संदेश दिया कि ऐसे लोगों के अंदर ही हम परमात्मा को देख सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं, और ऐसे सभी की सेवा करना यानी ईश्वर की सेवा है। और ऐसे सभी को उन्होंने दरिद्री नारायण की उपमा देकर उनको सभी लोगों के अंदर उनके बारे में सेवा करने के लिए प्रेरणा जगाई। तो एक बड़े संत महात्मा के रूप में भी स्वामी विवेकानंद जी को हम देखते हैं।
इस प्रकार से कई उनके व्यक्तित्व के आयाम हम सभी को भली-भांति परिचित है। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक वैज्ञानिक दृष्टा थे, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी सामान्य रूप से लोगों के पास में है। इसलिए इस बात को लेकर कुछ मैं विचार प्रस्तुत करने वाला हूं कि स्वामी जी का व्यक्तित्व और उसका एक बहुत बड़ा आयाम उनको एक वैज्ञानिक दृष्टा इस नाम से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की कीर्ति वो जब शिकागो में सर्वधर्म परिषद में गए तब से प्रारंभ हुई। दिनांक 11 सितंबर 1893, 11th ऑफ सितंबर 1893, जब यह परिषद प्रारंभ हुई, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, उसमें उनका पहला भाषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उनको बहुत अच्छी प्रकार से समझने लगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्वामी जी वहां पर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे। तो सामान्य बात जो हम जानते हैं वो ऐसे जानते हैं कि स्वामी जी भारतीय तत्वज्ञान के प्रतिनिधि इस नाते उस सर्वधर्म परिषद के अंदर पहुंचे। उस सर्वधर्म परिषद का एक और आयाम हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। सर्वधर्म परिषद ये एकमात्र बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर उस समय नहीं चल रहा था। तो वहां पर और एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जिसका एक अंग नाते इस सर्वधर्म परिषद को आयोजित किया गया था, वो कार्यक्रम था कोलंबियन वर्ल्ड एक्सपो। हम सब जानते हैं कि अमेरिका का एक प्रकार से शोध कार्य क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा हुआ और 12 अक्टूबर 1492, 12 ऑफ अक्टूबर 1492, ये स्पेन का बहुत बड़ा दरियावर्दी ये अमेरिका के समुद्र तट पर जाकर पहुंच गया। और उसकी दृष्टि से या यूरोप के सारे लोगों की दृष्टि से कोलंबस के द्वारा एक नए विश्व का शोध कार्य हुआ। पीपल इन यूरोप दे स्टार्टेड सेइंग दैट क्रिस्टोफर कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑन एग्जैक्टली 12th of October 1492. So even today in America, 12th of October is observed as Columbus Day. तो हम सब जानते हैं कि आज की अमेरिका के लिए कोलंबस का कितना बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं कि आज की अमेरिका का एक प्रकार से प्रारंभ ही उस दिन से हुआ और यूरोप के कई देशों से अलग अलग प्रकार के लोग इस भूखंड पर जाकर स्थापित हो गए और उससे ही अमेरिका का एक उदीयमान राष्ट्र इस नाते परिचय पूरे विश्व को हुआ। हम सब जानते हैं कि उसी समय अलग अलग प्रकार की बातें अपने विश्व के पश्चिमी क्षेत्र में चल रही थी। एक तो आधुनिक विज्ञान का विकास उस समय एक चरम अवस्था में पहुंच चुका था। यूरोप के कई देश उसमें अपनी अपनी योगदान की बातें दे रहे थे, जैसे इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कई स्थानों पर इस प्रकार के शोध कार्य चल रहे थे और उसमें से कई नए नए आविष्कार हम इसमें देख रहे थे कि आधुनिक विज्ञान के जगत में वो आ रहे हैं। उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी इसी प्रकार से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करने का क्रम चल पड़ा था। सर्वप्रथम इंग्लैंड ने, जो उस समय विश्व का सबसे सामर्थ्यवान राष्ट्र ऐसे माना जाता था, उन्होंने 1851 में रानी विक्टोरिया के नेतृत्व के साथ मिलकर 1851 में एक बहुत बड़े विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें से ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड अपने आप को साबित कर सका कि विज्ञान के क्षेत्र में जो आधुनिक विकास का एक बहुत ही मूलभूत इस प्रकार का घटक है, उसमें दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। इसलिए पूरे विश्व का नेतृत्व अब ग्रेट ब्रिटेन के हाथ में है। इसके बाद लगातार इस प्रकार के विशाल प्रदर्शन आयोजित करने का सिलसिला चल पड़ा और उसके बाद एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन इसी प्रकार से 1889 में
1889 में पेरिस में फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया। और हम सब जानते हैं कि विश्व का एक अजूबा आईफेल टॉवर्स, उसको वहां पर फ्रांस ने प्रस्तुत किया। अमेरिका के लोगों के अंदर भी एक प्रकार से एक विचार तैयार हो रहा था कि हम भी इस प्रकार का एक विशाल आयोजन हम विश्व के सामने प्रस्तुत करें। वास्तविक 1876 में फिलाडेल्फिया में अमेरिका के लोगों ने इस प्रकार का एक प्रदर्शन आयोजित किया था, लेकिन जितनी सफलता अमेरिका के लोग चाहते थे उस प्रदर्शन के द्वारा उनको प्राप्त नहीं हुई थी। तो अमेरिका के लोगों ने फिर एक बार विचार किया और उनको एक अच्छा अवसर दिखाई दिया, वो यानी 1892 का वर्ष। उनको ध्यान में आया कि कोलंबस अमेरिका इस भूखंड पर आकर इस वर्ष 400 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो उन्होंने विचार किया, तैयारी शुरू की। शिकागो का चयन इस विशाल प्रदर्शनी के आयोजन के लिए तय किया गया और शिकागो नगरी में इस प्रदर्शन की तैयारी शुरू हुई। स्वाभाविक ही अमेरिका के लोगों के अंदर ये इच्छा थी कि इस प्रदर्शन के द्वारा हम विश्व को ये दिखा सके कि अमेरिका ही विश्व के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे चलने वाला देश है और धीरे धीरे अमेरिका ही पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इस प्रकार की एक आकांक्षा मन में रखकर अमेरिका के लोगों ने इस प्रदर्शनी की योजना शुरू की। जैसे आईफेल टावर वहां पर उन्होंने खड़ा किया, उसी प्रकार से यहां पर भी कुछ चर्चा हो रही थी। तो एक फेरिस नाम का इंजीनियर था, उसने एक महाकाय ऐसे फेरिस व्हील की कल्पना की और उसको यहां पर खड़ा करने का बहुत सफल प्रयास अमेरिका के लोगों ने किया। उसी समय एक अलग विषय वहां पर चल रहा था, उसको हम सब जानते हैं, आधुनिक विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा अध्याय माना जाता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉर ऑफ करंट्स। वॉर ऑफ करंट्स मीन्स इट वाज नथिंग बट डायरेक्ट करंट वर्सेस ऑल्टरनेटिंग करंट। हम सब जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन जो इस डायरेक्ट करंट सिस्टम का एक प्रकार से समर्थक था और उसी के उद्योग में काम करने आया हुआ मूलतः ऑस्ट्रिया यानी सर्बिया का एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली युवक निकोला टेस्ला 6 महीने पहले ही जो वहां आकर इस प्रदर्शनी के पहले थॉमस अल्वा एडिसन के साथ अमेरिका में जुड़ गया था, उसने वहां पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के बारे में एक विचार सबके सामने प्रस्तुत किया। और स्वाभाविक है, हम जानते हैं कि इस प्रदर्शनी के अंदर यहां पर जितनी सारी बातें खड़ी की गई थी उनको ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के द्वारा प्रकाशित करने का एक प्रकार से काम वेस्टिंग हाउस और वेस्टिंग हाउस जिसके साथ जुड़ा था ऐसे निकोला टेस्ला को मिल गया। एक प्रकार से इसमें थॉमस अल्वा एडिसन पीछे रहे और विश्व में पहली बार ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम का प्रस्तुतिकरण इस प्रदर्शनी के द्वारा किया गया और विश्व को पहली बार यह ध्यान में आया कि इतने बड़े पैमाने पर ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं, शायद आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिका की एक महिला ने आज जिसको हम डिश वॉशर कहते हैं उसको भी पहली बार इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। तो ऐसी कई नई बातें यहां पर जो अमेरिका के लोगों के द्वारा विकसित हुई थी, इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत करने का अवसर उन लोगों को मिल गया। और हम सब जानते हैं कि इस विशाल प्रदर्शनी का बहुत बड़ा परिणाम दिनांक 1 मई 1893 को इसका औपचारिक रीति से प्रारंभ हुआ और 30 अक्टूबर 1893 को इसका समापन हुआ। इस 6 महीने के कालावधि में अंतराल में लगभग 27 लाख लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए थे। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शनी का आयोजन अमेरिका के लोगों के द्वारा किया गया। तो हम सब जान सकते हैं कि कितना विशाल प्रदर्शन यहाँ पर वहां पर आयोजित किया गया था। उस समय वहां पर हम सब जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया, कि सर्वधर्म परिषद इस विशाल आयोजन का एक अंग था। इसका विचार कैसे हुआ? तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका में
एक बड़ा समूह ऐसा था कि जो लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि मानव जाति के प्रगति में, जिसको रिलीजन कहते हैं अंग्रेजी में, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अवदान रहा है। तो उसके बारे में भी यहां पर एक अच्छी चर्चा वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए। तो वहां के कुछ लोगों ने इसका बड़ा विचार करके एक सर्वधर्म परिषद आयोजन करने का प्रस्ताव वहां पर सामने रखा। कुछ चर्चा के बाद उसको स्वीकार किया गया, लेकिन उस चर्चा के पीछे भी एक बहुत बड़ी मानसिकता कार्य कर रही थी। वो मानसिकता क्या थी? तो हम सब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान का विकास यूरोप के अंदर जैसे होने लगा, तब यूरोप के अंदर जो स्थापित मान्यताएं उनके रिलीजन के द्वारा थी, एक एक मान्यताओं को धक्का बहुत जोर से लगने लगा और एक एक बातें निरस्त होने लगी। और इसमें सबसे बहुत बड़ा झटका या धक्का 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम का जो पुस्तक सबके विश्व के सामने प्रस्तुत किया गया, उसके द्वारा यह बहुत बड़ा झटका यहां पर जो मान्यताएं स्थापित थी पश्चिमी जगत में, उनको मिला। वो क्या था? तो अब तक वहां की मान्यताओं के अनुसार जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कुछ छोटे समय के अंदर किया गया। उसको अंग्रेजी में थियरी ऑफ क्रिएशन ऐसा कहते हैं। और वही मान्यता अब तक के जितने 1859 तक जितने विज्ञान क्षेत्र के लोग थे, वो भी उसी को मानकर चल रहे थे। लेकिन डार्विन के द्वारा जो एक क्रम विकास का तत्व प्रस्तुत किया गया, सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उसमें इस बात को, इस मान्यता को बड़ा झटका लगा। और उसके बाद एक अलग ही प्रकार का विचार पूरे विश्व में दौड़ने लगा। और विशेषकर पश्चिमी जगत में उनकी जो स्थापित मान्यता थी, उसको बहुत बड़ा झटका, तगड़ा झटका इसके द्वारा मिला। और एक नया विचार मंथन इसके द्वारा शुरू हुआ। इंग्लैंड के अंदर विशेषता जहां पर यह प्रारंभिक रूप से प्रस्तुत किया गया, वहां पर इसकी तो चर्चा बहुत जोर शोर से हुई। उसी के साथ साथ अमेरिका में जो एक नए समाज का, उदीयमान समाज का वहां पर निर्माण हो रहा था, वहां पर भी इसकी बड़ी चर्चा चली। और समाज के अंदर थियरी ऑफ क्रिएशन का समर्थन करने वाले और थियरी ऑफ इवोल्यूशन का समर्थन करने वाले दो समूह बन गए। आपस में उनकी वैचारिक स्तर पर एक लड़ाई चलती रही। और इस लड़ाई के अंदर कौन श्रेष्ठ है, रिलीजन श्रेष्ठ है या आधुनिक विज्ञान श्रेष्ठ है, इस प्रकार की बात चर्चा में बार बार आने लगी। तो वहां पर एक प्रकार का एक संभ्रम लोगों के मानस के अंदर तैयार हुआ था। क्या विज्ञान सच है या रिलीजन के द्वारा जो स्थापित मान्यताएं है वो सच है? तो इसमें एक प्रकार की संभ्रमित अवस्था में वहां का जनमानस था। और वो जनमानस इस प्रकार की एक खोज कर रहा था कि ऐसा कोई रिलीजन या इस प्रकार का एक रिलीजियस थॉट पूरे विश्व में है क्या कि दोनों को एक साथ ला सकता है। People were searching for such a religious thought which can synthesize both religion as well as science. So people were having that kind of mindset, and they were searching for it. They were seeking that kind of religious thought which will bring together science and religion. तो इस प्रकार की एक मानसिकता वहां पर अमेरिका में बनी थी। और इस सारे पृष्ठभूमि पर एक सारे लोगों ने मान लिया कि इस कोलंबियन वर्ल्ड एक्सपो के अंदर एक छोटा कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में एडजन प्रोग्राम ऐसे कहा जाता है, वो हम रिलीजन के बारे में भी करेंगे। और उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स का आयोजन किया, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे। स्वामी जी 1 मई 1893 को यहां से निकले मुंबई बंदरगाह से, लेकिन सीधे वो अमेरिका नहीं पहुंचे। तो रास्ते में 3 दिन के लिए वो चाइना में रुके और लगभग 12 दिन उन्होंने जापान में बिताए। जापान के बारे में भी एक सुंदर निरीक्षण स्वामी जी के द्वारा हुआ है। अगर संक्षिप्त में कहना है तो इतना ही कह सकते हैं कि स्वामी जी का निरीक्षण ऐसा था कि जापान के लोग, विशेषकर जापान के युवा, अपने देश को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित करना चाहते हैं। और वो विकास यूरोपीय देशों से भी अच्छा, अधिक अच्छा रहेगा, इस प्रकार की आकांक्षा लेकर
वो अपने देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने अपने बांधवों को अपने देश में जापान के बारे में पत्र लिखे, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के नवयुवकों ने इस बात को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जापान के नवयुवक भारत के युवकों को प्रेरणा दे सकते हैं। इस प्रकार का एक उल्लेख स्वामी जी के द्वारा हुआ है। और स्वामी जी जब जापान से आगे की यात्रा के लिए निकले, तब एक भारत का और एक विशेष व्यक्तित्व स्वामी जी को इस यात्रा में सहयोगी यात्री इस नाते मिला, जिसके बारे में हम आगे चलकर निश्चित ही विचार करेंगे। स्वामी जी अमेरिका पहुंचे और जब वो वहां शिकागो में इस कोलंबियन वर्ल्ड एक्सपो के अंदर गए, तब उनको उस विशाल प्रदर्शनी का बहुत निकट से अनुभव हुआ। उसी समय स्वामी जी के विचार प्रस्तुति के कारण कई अच्छे लोग स्वामी जी के साथ चर्चा विचार विमर्श करने के लिए निकट आने लगे। कुछ विज्ञान क्षेत्र के नाम इस समय आपको बताना उचित रहेगा। हम लॉर्ड केल्विन का नाम सुनते हैं, जेजे थॉमसन का नाम सुनते हैं, मैक्सिम हिरम, जिन्होंने आज जिसको हम मशीन गन कहते हैं, जिसका आविष्कार किया, वो भी वहां पर थे। मनोवैज्ञानिक पूरा विश्व जिनको मानता है, ऐसे विलियम्स जेम्स वहां पर थे। और भी ऐसे विश्व के कई बड़े विचारक वहां पर थे और जिनका स्वामी जी के साथ बहुत ही निकट परिचय हुआ। और स्वामी जी की बुद्धिमत्ता के कारण, प्रतिभा के कारण, स्वामी जी के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक ऐसे सारे ये विद्वान वहां पर थे। स्वामी जी को स्वाभाविक उनका जो मूल काम था कि इस सर्वधर्म परिषद के अंदर भारत के धर्म के बारे में विचार प्रस्तुत कर दे हैं। तो स्वामी जी ने उस 17 दिन चले इस कार्यक्रम के अंदर, हम विचार कर सकते हैं कि ये 17 दिन का आयोजन था। 11 सितंबर को इसका प्रारंभ हुआ और 27 सितंबर तक ये कार्यक्रम चला। उसमें स्वामी जी ने कुल मिलाकर 6 व्याख्यान दिए। उसमें पहला व्याख्यान सबसे छोटा, केवल लगभग 4 मिनट का था। लेकिन तीसरा व्याख्यान स्वामी जी का, जिसके कारण स्वामी जी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि पूरे अमेरिका में हुई, वो था, उसका शीर्षक पेपर ऑन हिंदुइज्म। यहां पर इसमें आगे बढ़ने के पहले मैं एक विशेष बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि स्वामी जी इस समय से लेकर आगे लगभग 3.5 वर्ष पश्चिमी जगत में रहे। उसमें एक विशेष बात हमें ध्यान में आती है ऐसी कि स्वामी जी ने भारत के तत्व चिंतन के बारे में जो जो प्रस्तुतियां वहां पर की, वो आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर बहुत ही सफलतापूर्वक ऐसी सारी प्रस्तुतियां की। क्योंकि स्वामी जी जानते हैं कि वहां का जनमानस किस संभ्रम की अवस्था में है। वो जानना चाहता है कि ये रिलीजन श्रेष्ठ है या विज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें से कौन सी बात को अपनाना चाहिए, या दोनों का समन्वय हो सकता है, इस प्रकार का कुछ विचार हमें प्राप्त हो सकता है क्या, उसकी तलाश में वहां के लोग थे। स्वामी जी ने इस जनमानस को ठीक प्रकार से समझा था और स्वामी जी को यह स्वाभाविक लगा होगा कि वहां के लोग विज्ञान के द्वारा प्रभावित है। अगर उनको मेरे तत्व के बारे में, तत्व दर्शन के बारे में बातें बतानी है, तो स्वाभाविक ही आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर, आधुनिक विज्ञान के भाषा के आधार पर अगर ये सारी बातें बताई, तो निश्चित ही उसको वो समझ पाएंगे और अच्छी प्रकार से उन बातों का स्वीकार भी कर पाएंगे। तो स्वामी जी के मानस में इस प्रकार की बात थी और जिसका प्रकटीकरण उनके प्रस्तुतिकरण के द्वारा हमें सहज रूप से आज पढ़ने मिल रहा है। तो इस पेपर ऑन हिंदुइज्म में स्वामी जी ने एक अपने देश के विचार दर्शन के बारे में बहुत मौलिक बात वहां पर रखी, आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर। स्वामी जी ने अपने देश में जो एक विशेषता है हम सबकी, कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकत्व, इसमें विश्वास रखते हैं। हम सब मानते हैं कि जो विविधता हमें इस सृष्टि में दिखाई देती है, उसके नीचे एक एकत्व का सिद्धांत है। एक एकत्व इन सारी विविधताओं को जोड़ता है। एको हम बहुश्याम, एक से ही अनेक निकले हैं। वन हैज मैनिफेस्टेड फ्रॉम मेनी,
वन हैज मैनिफेस्टेड इनटू मेनी, इस प्रकार की विचार की कल्पना अपने देश में की गई है सदियों से। तो स्वामी जी ने इस बात को बहुत ही मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनके शब्द इस प्रकार के हैं, उन्होंने कहा कि साइंस इज नथिंग बट फाइंडिंग ऑफ यूनिटी। यानी उन्होंने ये वहां के लोगों को बताया कि एकत्व का दर्शन करना यही विज्ञान का अंतिम लक्ष्य या उद्दिष्ट है। और स्वामी जी केवल इतना ही कहकर रुके नहीं, तो और आगे चलकर उन्होंने कहा कि फिजिक्स में कम टू एन एंड व्हेन फिजिसिस्ट विल फाइंड आउट वन एनर्जी ऑफ विच ऑल अदर एनर्जीज आर बट मैनिफेस्टेशंस। केमिस्ट्री में कम टू एन एंड व्हेन केमिस्ट विल फाइंड आउट वन एलिमेंट ऑफ विच ऑल अदर्स आर मेड। इस प्रकार से स्वामी जी आधुनिक विज्ञान भी इसी बात को करने के लिए आज भी उत्सुक है। स्वामी जी के इस वक्तव्य से लेकर आज तक स्वामी जी का जितना विज्ञान की यात्रा का जितना अगर हम विश्लेषण देखेंगे, तो हमें ध्यान में आता है कि आधुनिक विज्ञान भी इसी बात को ढूंढने में आज भी कार्यरत है। आइंस्टाइन के द्वारा एक ग्रैंड यूनिफाइड थियरी यानी महासंयुक्तिकरण सिद्धांत, इस प्रकार की एक संकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि इस पूरे सृष्टि के ब्रह्मांड के जो मौलिक शक्ति के स्रोत है, उनको एक साथ लाया जाना चाहिए, उनका एक ही सिद्धांत होना चाहिए। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्टीफन हॉकिंग ने थियोरी ऑफ एवरीथिंग इस प्रकार से एक संकल्पना सबके विश्व के सामने प्रस्तुत की। और आज हम जानते हैं कि पूरा विज्ञान का एकमात्र ये लक्ष्य अब बन चुका है कि ये जो थियोरी ऑफ एवरीथिंग है, या आइंस्टाइन जी ने जिसको ग्रैंड यूनिफिकेशन इस प्रकार से उसका नाम रखा था, उसी को प्राप्त करना ये इस प्रकार का एक लक्ष्य बन चुका है। और इसी प्रकार से इस कल्पना का आविष्कार हम अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में कई विधाओं में देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक इकोलॉजी या बायोलॉजी के क्षेत्र में भी इस प्रकार की संकल्पना अब धीरे धीरे आगे आ रही है, और उसको कहते हैं कि हार्मोनाइजिंग, यानी सबका समन्वय करना। हम सब जानते हैं कि आज ये बात चल पड़ी है कि आज जो संकट आज विश्व में है, हम जलवायु परिवर्तन के बारे में सब लोग जानते हैं, तो उसमें भी यही बात सामने आ रही है कि इस परिस्थिति में अगर इस विश्व में ठीक पद्धति से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो एक समन्वित विचार, होलिस्टिक अप्रोच लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और विज्ञान के क्षेत्र में, विशेषतः जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इस बात को लेकर आज आगे बढ़ने का प्रयास भी बहुत जोर शोर से जारी है, ये भी आज हम जानते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी की वैज्ञानिक दृष्टा इस नाते एक प्रकार का पहला परिचय अमेरिका में सबको हुआ, और उसके बाद कई प्रकार की बातें हमारे ध्यान में आती है। उसके बाद स्वामी जी को अलग अलग स्थानों पर बुलाने लगे लोग, व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने लगे, और उसमें ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं कि जहां पर यह बात सामने आई है कि एक महिला ने डिट्रॉइट में जो कुछ बातें स्वामी जी के द्वारा रखी गई, तो उन्होंने ऐसे लिखा है अपने संस्मरण में कि स्वामी जी को उनके व्याख्यान के बाद कुछ बातें पूछी गई। उसमें एक प्रश्न ऐसा था कि क्या स्वामी जी आप रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में कुछ पुस्तकों की सूची बता सकते हैं क्या? तो स्वामी जी ने उस समय बहुत सारे पुस्तकों की सूची बताई जो रसायन विज्ञान के उस समय के प्रसिद्ध इस प्रकार के पुस्तक थे। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आया, क्या खगोल विज्ञान के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप पुस्तकों की सूची बता सकते हैं क्या? तो स्वामी जी ने बहुत आसानी से इस प्रकार के पुस्तकों की भी सूची बनाई। तो उस महिला ने लिखा है कि अमेरिका के लोग अगर इसको जानते हैं, बहुत भली बात तो मैं समझ सकती हूं, लेकिन भारत से आया हुआ ये सन्यासी भी इस प्रकार से बता रहा है, ये बहुत ही विशेष बात है। तो ऐसे कई प्रसंग स्वामी जी के उस वास्तव्य में हमें मिलते हैं। लेकिन और कुछ मौलिक बातें यहां पर आपके सामने रखना आवश्यक है। उस समय विज्ञान के क्षेत्र में ईथर के बारे में एक चर्चा चल पड़ी थी। 1881 से लेकर 1886, फ्रॉम 1881 टू 1886, माइकलसन मोरले नाम के दो वैज्ञानिकों ने ईथर के अस्तित्व के बारे में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था। और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने यह स्थापित किया था कि ईथर अस्तित्व में नहीं है। तो इस प्रकार की बात रखी थी।
1895 में स्वामी जी के द्वारा भी इस प्रकार की एक प्रस्तुति हुई है। और एक इंटरनेट पर अगर हम उसका शोध लेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्वामी जी ने भी ईथर के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं वैज्ञानिक पद्धति से। और उसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ईथर का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे चलकर 1896 में अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्वामी जी को एक विचार पर बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस विचार का शीर्षक था वैदिक कॉस्मोलॉजी, यानी वेदों के अंदर इस ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कौन सी वैज्ञानिक बातें बताई है, उसके बारे में विचार प्रस्तुत करना था। और स्वामी जी ने बड़े ही उत्कृष्ट पद्धति से इन विचारों को वहां पर प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कल्पना अपने उस व्याख्यान के दौरान रखी। उसमें अगर छोटे में उसको कहना है तो हम ऐसा कह सकते हैं एक वाक्य में। स्वामी जी ने ये वाक्य निकोला टेस्ला को जो पत्र लिखा उसमें प्रत्यक्ष स्वयं लिखा है। वो वाक्य ऐसा है, फोर्स एंड मैटर कैन बी रिड्यूस टू पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स यानी क्या है? तो फोर्स यानी ये एक प्रकार का प्राण जिसको कहते हैं, अपने भारतीय भाषा में जो शब्द है, वैज्ञानिक संज्ञा है, उसको प्राण कहते हैं। फोर्स एंड मैटर, मैटर यानी आकाश तत्व है। पंचमहाभूत में जो सबसे पहला तत्व जो आविष्कृत हुआ वो आकाश तत्व है। आकाश के बाद आगे सारे तत्व निकले, आकाशात वायु, वायोर अग्नि, अग्ने आपः, आपः पृथ्वी, ऐसे पंचमहाभूत हम देखते हैं। लेकिन ये आकाश कहां से निर्माण हुआ? तो महत नामक एक तत्व से निर्माण हुआ। और ये महत को स्वामी जी ने पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहां पर वर्णित किया है। तो स्वामी जी ने इस बात को रखा, सांख्य तत्व ज्ञान के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो उसको बताते समय स्वामी जी ने इस बात को वहां पर रखा, फोर्स एंड मैटर कैन बी रिड्यूस टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये दोनों एक साथ आ सकते हैं और वो कहां जा सकते हैं? तो महत में जा सकते हैं, महत में विलीन हो सकते हैं। तो इन दोनों का समन्वय होगा तो ये महत तत्व वहां पर हम पहुंच पाएंगे, ऐसे स्वामी जी ने बताया। उसी समय वहां पर उनका एक विशेष रूप से निकोला टेस्ला के साथ चर्चा का अवसर आया। और निकोला टेस्ला के कान पर भी ये बात जा चुकी थी कि स्वामी जी के द्वारा इस प्रकार का एक विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। और उस उनकी दोनों की चर्चा में निकोला टेस्ला ने इस प्रकार का विचार स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी, दिस आइडिया विच यू हैव प्रेजेंटेड, फोर्स एंड मैटर कैन बी रिड्यूस टू पोटेंशियल एनर्जी, I feel and I think all theories of modern science can accept this kind of idea। और आगे चलकर उन्होंने और एक बात स्वामी जी को बताई बहुत उत्सुकता से। उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस आइडिया। और स्वामी जी बहुत ही आनंदित हुए। और स्वामी जी ने निकोला टेस्ला को एक स्वाभाविक उत्तर ऐसे दिया कि मिस्टर टेस्ला, इफ यू कैन डू इट दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, एंड इफ दैट हैपन्स ऑफ फाउंडेशंस इनटू ब्रैकेट ऑफ मॉडर्न साइंस। तो स्वामी जी इसलिए आनंदित थे और उत्सुक थे कि अगर निकोला टेस्ला इस बात को लेकर अगर सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, तो मेरा जो वैदिक तत्व ज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान के धरातल पर भी स्थापित हो सकता है। इस प्रकार की कल्पना और इस प्रकार की उत्सुकता स्वामी जी ने वहां पर प्रकट की। और निकोला टेस्ला ने उनको कहा कि अगले सप्ताह में मैं आकर आपको यह बात बताऊंगा कि मैं इस बात को किस प्रकार से कर पाया। हम सब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान में किसी भी एक सैद्धांतिक पक्ष को विज्ञान की भाषा में प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और उसी को निकोला टेस्ला ने स्वामी जी को बताया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रीति से निकोला टेस्ला इस बात को करने में सफल नहीं रहे। और हम सब जानते हैं कि इस घटना के बाद केवल 9 वर्ष में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात को लेकर आगे आए। और हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र उनके द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, वो यानी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इस सूत्र में और स्वामी जी ने जिसका एक छोटे वाक्य में वर्णन किया, फोर्स एंड मैटर कैन बी रिड्यूस टू पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कितनी समानता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मूर्ति जी, डॉक्टर मूर्ति जी जो इसरो में वैज्ञानिक थे, उनका एक पुस्तक
स्वामी विवेकानंद एंड इंट्यूटिव साइंटिस्ट, ये चेन्नई के रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है। उसमें पृष्ठ 40 पर उन्होंने एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है। उसमें उन्होंने ऐसे दिया है जानकारी के अंदर कि उस समय स्वयं आइंस्टाइन ने अपने कुछ वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते हुए ऐसे कहा कि देयर वाज वन सन्यासी नेम कानंदा, ही एक्चुअली प्रेडिक्टेड दिस इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। इस प्रकार से एक आइंस्टाइन ने अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ संवाद करते हुए इस बात का उल्लेख किया था। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि स्वामी जी ने सैद्धांतिक क्षेत्र में किस प्रकार की बातें कही थी। उसी प्रकार से स्वामी जी का एक बहुत बड़ा एक विचार हम इस समय ध्यान में ले तो सबसे अच्छा रहेगा। डार्विन के बारे में जैसे मैंने उल्लेख किया कि डार्विन के क्रम विकास के सिद्धांत के कारण वहां पर बहुत सारी उथल पुथल प्रारंभ हो चुकी थी, जो आज भी चल रही है पश्चिमी जगत में। लेकिन उस समय डार्विन के सिद्धांत के बारे में भी कुछ मौलिक विचार स्वामी जी ने प्रस्तुत किए हैं। और एक उसका अगर छोटा सा ध्यान अगर हमें रखना है तो विचार यह है कि उन्होंने ऐसे कहा है कि डार्विन का सिद्धांत उत्कृष्ट है, लेकिन डार्विन केवल इस प्राणी मनुष्य के बारे में और मनुष्य के भौतिक विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने ऐसे कहा कि लेकिन मनुष्य, इस सृष्टि के अंदर मनुष्य एक ऐसा एक व्यक्ति है, मनुष्य है कि जिसको मन है और जिसको ईश्वर ने बुद्धि भी दी है। और इस बुद्धि का और मन का विकास, उसके बारे में डार्विन के सिद्धांत में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। और उन्होंने एक उसी समय जाते जाते एक वर्णन ऐसे किया है कि भारतवर्ष में पतंजलि मुनि ने इस अपनी जो चेतना है, अपनी जो मन की बात है, उसका विकास कैसे होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें लिखी है कि इन बातों का, चेतना का, मन का, मन के शक्ति का विकास मनुष्य के अंदर क्रमशः कैसे होता गया। तो स्वामी जी ने उसका उल्लेख किया है। और हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में चेतना को लेकर, कॉन्शियसनेस को लेकर भी बहुत बड़ी चर्चा विज्ञान के जगत में चल रही है। अनेक वैज्ञानिक पूरे विश्व के, केवल अपने देश के ही नहीं, तो इस कॉन्शियसनेस को लेकर विज्ञान की सारी विधाओं के अंदर कुछ न कुछ कार्य करने में लगे हैं। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में जैसे हम वैद्यकीय या स्वास्थ्य विज्ञान जिसको कहते हैं, मेडिकल साइंस, उसके अंदर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में इसको अब मानने के लिए विचार किया है कि क्या आध्यात्मिकता ये भी एक अपने मनुष्य के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा आयाम है क्या, और उसके बारे में भी बहुत बड़ी विचार की आवश्यकता है। और जैसे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की चर्चा चल रही है कि अब तक की परिभाषा में जहां पर 3 बातें निश्चित रूप से आ चुकी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी ऐसे चौथे आयाम को भी जोड़ा जाना चाहिए। और आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का विज्ञान क्या है, व्हाट इज द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। और अपने देश के अनेक ऐसे मनीषियों के द्वारा जो बातें इस बारे में प्रस्तुत हुई है, उसके बारे में निश्चित विचार पूरे विश्व में लोग करने लगे हैं, जिसका उल्लेख स्वामी जी ने लगभग 1893 से 96, ये जो 3 साढ़े 3 वर्ष का उनका जो वास्तव्य पश्चिमी जगत में रहा, उसी समय किया था। तो हम सब जान सकते हैं कि सैद्धांतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वामी जी किस प्रकार से एक दृष्टा इस नाते अपनी बात से विश्व को ज्ञान दे रहे थे। तो इसका विचार हम सभी ने मिलकर करना चाहिए। आज सारी बातों का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ बातें यहाँ रखी है। और भी अधिक बातें हम सभी ने अध्ययन करने की जिसकी आवश्यकता है, उसके प्रयास में लगना चाहिए, ऐसा आप सभी को मेरा एक प्रार्थना, अनुरोध है। इसके आगे हम थोड़ी और बातें देखेंगे, जिसका मैंने उल्लेख करके छोड़ा था कि जापान से अमेरिका तक, यानी वैंकूवर जो आज कनाडा में है, वहां तक जल यात्रा स्वामी जी के द्वारा हुई। और वहां पर एक बहुत बड़ा विशेष व्यक्तित्व अपने देश का स्वामी जी के साथ सहयात्री के रूप में वहां पर था। और वो दूसरे तीसरे कोई नहीं है तो अपने देश के महान उद्योजक जमशेद जी टाटा। हम सब जानते हैं कि जमशेद जी भी एक बड़े देशभक्त थे, और वो ऐसा चाहते थे कि अपने देश में भी
ये उद्योग प्रारंभ करने चाहिए जिसके द्वारा भारत एक स्वावलंबी, स्वतंत्र, संपन्न देश हो सकता है। इस प्रकार का एक सपना, इस प्रकार की बड़ी आकांक्षा लेकर जमशेदजी टाटा प्रयासरत थे और उनका सपना यह था कि अपने देश में स्टील इंडस्ट्री शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उस समय किसी भी देश के विकास का मानक यानी स्टील का प्रोडक्शन उस देश में कितना होता है वो था। GDP was directly proportional to the production of steel in that respective country। तो ये बात मन में लेकर जमशेदजी टाटा कार्यरत थे और विशेषकर वो ब्रिटेन में चले गए, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने जमशेदजी को अच्छा स्वागत नहीं किया बल्कि उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने उनको कहा कि अमेरिका के लोग बड़े उदार मनस्क है, लिबरल है, तो वो आपको जरूर इसमें सहयोग करेंगे। तो इस बड़ी आकांक्षा के साथ जमशेद जी इस प्रदर्शनी को देखने जा रहे थे जिसमें अमेरिका के द्वारा वहां पर जो विकास की बातें विज्ञान के क्षेत्र में हुई थी उसको प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो जमशेद जी भी इसी बात को मन में रखकर वहां जा रहे थे और स्वाभाविक ही स्वामी जी के साथ उनकी कुछ चर्चा निश्चित ही इस लगभग 15 दिन का जो एक उनकी यात्रा का एक साथ रहने का अवसर मिला उसमें उनको निश्चित ही मिली होगी और जिसके ऊपर प्रकाश डाला गया, क्योंकि 5 साल के बाद जमशेद जी ने मुंबई के उनके मुख्यालय से स्वामी विवेकानंद जी को पत्र लिखा। वो दिन है 23 नवंबर 1898। जमशेद जी टाटा ने स्वामी जी को पत्र लिखा है। tata.com ये प्रत्यक्ष टाटा का जो एक वेबसाइट है, संकेत स्थल है और उसी के साथ साथ इंटरनेट पर या कई स्थानों पर ये पत्र हमें उपलब्ध हो सकता है, जिसमें बड़ी सुंदर शुरुआत जमशेद जी टाटा कर रहे हैं। वो उसमें ऐसे लिखते हैं कि डियर स्वामी विवेकानंद, कैन यू रिकॉल मी एज योर फेलो ट्रैवलर व्हेन यू बोर्डेड अ शिप एट योकोहामा एंड वी डिड डिस्कस सेवरल थिंग्स अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर कॉमन कंट्री नेशन। तो इस प्रकार का प्रारंभ किया है और आगे चलकर वो ऐसा लिखते हैं कि जैसी अपनी चर्चा में बात हुई, मैं अपने उद्योग को स्थापन करने के बाद उसका जो लाभ मुझे मिलेगा उसमें से कुछ अंश देकर अपने देश में 2 संस्थाओं का निर्माण करना चाहता हूं, वन फॉर नेचुरल साइंसेस, अनदर फॉर ह्यूमैनिस्टिक साइंसेस, और इनके द्वारा अपने देश का नया उत्थान प्रारंभ होगा। और मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, स्वामी जी को जमशेद जी लिख रहे हैं कि इन बातों के द्वारा उत्थान का प्रारंभ होगा, तो ऐसी बातों का नेतृत्व करने के लिए क्या आप अपना समय दे सकते हैं? उसके लिए बाकी सारी आवश्यक बातें सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में मैं उसमें जुटाऊंगा, लेकिन कृपया इन बातों का नेतृत्व करने की आप कृपा करें। इस प्रकार का भाव जमशेद जी के द्वारा इस पत्र में अभिव्यक्त हुआ है। स्वाभाविक ही स्वामी जी सन्यासी थे तो उनको इस प्रकार का नेतृत्व करना यह संभव नहीं था। स्वामी जी ने लेकिन भगिनी निवेदिता जो उनकी शिष्या थी उनको इस बात को बताया और हम सब आगे जानते हैं कि 1902 में स्वामी जी इस लोक को छोड़कर चले गए। 1904 में जमशेद जी का देहांत हुआ, लेकिन उसके बाद स्वामी जी के द्वारा भगिनी निवेदिता को इसका दायित्व दिया गया था और जमशेद जी के बड़े सुपुत्र दोराब जी टाटा, दोराब जी और भगिनी निवेदिता एक साथ आए और ये जो एक अधूरी आकांक्षा या सपना स्वामी जी और जमशेद जी टाटा का मिलकर बना हुआ था उसको पूर्ण करने में दोनों लगे। 1905 में लॉर्ड कर्जन यहां पर आए और उन्होंने भी इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपने देश में आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित करने का मन अंग्रेजों का नहीं था। जगदीश चंद्र बसु जो अपने देश के प्रथम वैज्ञानिक गैलीलियो की परंपरा में माने जाते हैं, उनको इस प्रकार की विज्ञान की प्रयोगशाला करने के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग उस समय के शासन यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया था, बल्कि उनको रोकने का प्रयास हुआ था। तो इस पृष्ठभूमि पर भगिनी निवेदिता और दोराबजी टाटा ने मिलकर बहुत प्रयास किए और अंततः अपने देश का पहला विज्ञान अनुसंधान शिक्षा संस्थान ये प्रारंभ हुआ 1908 में बेंगलोर में, और जिसको आज हम पूरे विश्व में जो ख्यात कीर्त है इस नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो हम समझ सकते हैं कि स्वामी जी
और जमशेदजी टाटा के बीच में जो चर्चा हुई, उसका फल क्या निकला? स्वामी जी ने जमशेद जी को बताया, ऐसा कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने, जिसके बारे में काफी अच्छी बातें स्वयं कही है, उसमें से ये बात ध्वनित होती है कि स्वामी जी के द्वारा चर्चा में ये बात रखी गई कि जमशेद जी, आप वहां से कुछ यंत्र लाकर उद्योग जरूर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस यंत्र और तंत्र के पीछे जो मंत्र रहता है, वो लोग आपको इस प्रकार से नहीं देंगे। तो यंत्र और तंत्र के पीछे जो विज्ञान है, उसको विकसित करने का काम भी हमें अपने देश में करना पड़ेगा, ताकि हम वास्तविक रीति से स्वयंपूर्ण स्वावलंबी हो सकते हैं। जमशेद जी के मन में भी इसी प्रकार की कल्पना थी। ये दोनों महान व्यक्ति अपने देश के एक साथ आए और स्वाभाविक रूप से दोनों के विचार एक साथ आकर एक समन्वित रूप से उनका प्रतिफल ये निकला कि दोनों धाराओं के प्रयास से, समन्वित प्रयास से, अपने देश का पहला अनुसंधान शिक्षा संस्थान 1908 में बेंगलोर में प्रारंभ हुआ। और हम सब जानते हैं कि महाराजा मैसूर के द्वारा लगभग 375 एकड़ भूमि इस कार्य के लिए दान की गई। जमशेदजी टाटा ने उस समय लगभग 30 लाख रुपए की राशि इस कार्य में लगाई, लेकिन उस समय का जो इतिहास और उस पृष्ठों पर लिखा हुआ जो एक जानकारी है, वो हमें बताती है कि कुल मिलाकर 74 लाख रुपए इस प्रत्यक्ष संस्थान का निर्माण करने के लिए आवश्यक थे। लेकिन सबके प्रयासों से, जिसमें भगिनी निवेदिता का बहुत बड़ा प्रयास रहा, सबके प्रयासों से इतनी सारी राशि इकट्ठा की गई और अंततः ब्रिटिश शासन के द्वारा इस बात को लेकर अनुमति मिली कि इस प्रकार का संस्थान खड़ा हो सकता है। उसमें भी कई प्रकार की बाधाएं डालने का प्रयास हुआ, लेकिन इन सारी बाधाओं पर मात करते हुए जमशेद जी टाटा, भगिनी निवेदिता दोनों ने समन्वित प्रयास करते हुए इस संस्थान को स्थापित किया। उसके बाद कई प्रकार की बातें हो चुकी है। एक केवल उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि भगिनी निवेदिता ने जो प्रयास किया, उसमें एक बहुत बड़े विश्व के एक वैज्ञानिक इस प्रयास में जुड़े थे। जमशेद जी टाटा के द्वारा भगिनी निवेदिता को कुछ बात ऐसी कही गई थी कि पश्चिमी जगत के जो अनुभवी लोग हैं शिक्षा क्षेत्र के, उनके द्वारा कुछ मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए। तो 1900 इस वर्ष के प्रारंभ में जब अमेरिका में दूसरी यात्रा पर स्वामी जी गए थे, तब भगिनी निवेदिता भी साथ में थी। सर पैट्रिक गिडेस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, और आज विश्व पूरा उनको एक विश्व के बड़े ख्यात कीर्त टाउन प्लानर के रूप में भी जानता है, जिन्होंने इवोल्यूशन की सारी सिद्धांतों को टाउन प्लानिंग के साथ जोड़ दिया और एक समन्वित रूप से, जिसको आज इंटरएक्टिव या इंटीग्रेटिव अप्रोच कहते हैं, होलिस्टिक व्यू पॉइंट, इस प्रकार का एक बड़ा काम ये पैट्रिक गिडेस करके गए। इनका परिचय स्वामी जी के साथ न्यूयॉर्क में हुआ 1900 के प्रारंभ में इस वर्ष के। लेकिन इसी वर्ष में अंत में एक बड़ा आयोजन पैट्रिक गिडेस के द्वारा पेरिस में हुआ था, जहां पर आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने अपना बहुत ही मौलिक शोध कार्य प्रस्तुत किया। वहां पर भी संयोगवश स्वामी विवेकानंद थे उस समय पेरिस में, और वहां पर उस प्रस्तुति के समय दर्शकों में, श्रोताओं में स्वामी विवेकानंद स्वयं मौजूद थे। तो इस पैट्रिक गिडेस में एक साथ अच्छा परिचय स्वामी जी का हुआ, और भगिनी निवेदिता ने पैट्रिक गिडेस को पत्र लिखे थे, और 5 पत्र पैट्रिक गिडेस ने भारत का ये पहला विज्ञान अनुसंधान शिक्षा संस्थान कैसा खड़ा होना चाहिए, उसके बारे में मार्गदर्शन के स्तर पर लिखा था। तो ऐसी कई प्रकार की बातें की गई। हम सब जानते हैं, जैसा मैंने उल्लेख किया, कि आचार्य जगदीश चंद्र बसु को रोका जा रहा था कि वो अपनी प्रयोगशाला खड़ी न कर सके, लेकिन अंत में 1917 में, यानी 1908 के 11 वर्ष के बाद कोलकाता में जगदीश चंद्र बसु अपने पहले विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारंभ कर सके। और हम सब जानते हैं कि उसमें भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट योगदान स्वामी जी का कैसे रहा, भगिनी निवेदिता ने जगदीश चंद्र बसु को कैसे सफल सहयोग किया, और स्वामी जी की जो दूसरी शिष्या थी सारा ओलेबुल, उसके द्वारा लगभग 2 किश्तों में $40,000 जगदीश चंद्र बसु को इस प्रयोगशाला को स्थापित करने में सहयोग के रूप में मिले। तो इस प्रकार का इतिहास आज बहुत लोग जानते हैं
कि 1902 में $20,000 और 1910 में $10,000। सारा ओलेबुल, जो स्वामी जी की एक बहुत मानी हुई शिष्या थी, स्वामी जी से बड़ी थी 16 वर्ष आयु में, और स्वामी जी स्वयं उनको स्टेडी मदर इस नाम से पुकारते थे। और ये बहुत ही धनवान इस प्रकार की महिला थी, लेकिन भारत के उत्थान में अपना भी कुछ योगदान चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस प्रकार का विचार करके ये $40,000 भारत का ये दूसरा विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने में दिए थे। और एक बात का उल्लेख करना चाहिए कि जिस शोध कार्य की प्रस्तुति जगदीश चंद्र बसु ने पेरिस में की थी, उसमें स्वाभाविक जगदीश चंद्र बसु को चर्चा में स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे कहा कि बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी जगत के लोग व्यापारी वृत्ति के लोग हैं, और आपने अगर ये नहीं किया तो आपका ये मौलिक शोध कार्य वो उपयोग में लाएंगे, और ये स्वाभाविक रीति से नहीं होना चाहिए, आपको इसके बौद्धिक संपदा का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो जगदीश चंद्र बसु प्रारंभ में इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने मान लिया, और पहला अमेरिकन पेटेंट अगर किसी भारतीय वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ तो वो जगदीश चंद्र बसु थे। और उस समय केवल अमेरिका में इस बात के लिए औपचारिक व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसके लिए भी पैसे देने की आवश्यकता रहती थी। तो जो आवेदन जगदीश चंद्र बसु के द्वारा अमेरिका में किया गया, तो उसके लिए भी लगभग $4,500 की आवश्यकता थी। और ये $4,500 भी स्वामी विवेकानंद और भगिनी निवेदिता के कहने पर सारा ओलेबुल ने जगदीश चंद्र बसु को दिए, और जिसके द्वारा ये आवेदन पूरा हुआ। और हम सब जानते हैं कि 1904 में ये प्रत्यक्ष पेटेंट जगदीश चंद्र बसु को मिला। तो आधुनिक भारत के निर्माण में विज्ञान प्रौद्योगिकी का किस प्रकार का विचार किया जाना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वामी जी ने और एक मौलिक बात कही है कि अपने देश में अपने सन्यासी बांधवों को भी उन्होंने ये कहा कि हम जैसे धर्म के बारे में मौलिक बातें लोगों के पास जाकर बताते हैं, उसी प्रकार से इसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत भी सन्यासी लोगों ने समाज को बताने चाहिए। इस प्रकार की बात स्वामी जी ने कही थी। और स्वामी जी ने कहा था कि सन्यासी के झोली में जैसे गीता का पुस्तक होना चाहिए, उसी प्रकार से जो ग्लोब एक गोला रहता है कि जिसके द्वारा आधुनिक विज्ञान लोगों को बताया जा सकता है, वो भी सन्यासी लोगों ने अपने साथ रखना चाहिए। तो इस प्रकार का भी एक कथन स्वामी जी के द्वारा हुआ था। तो हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की एक दृष्टि स्वामी जी के द्वारा दी गई। स्वामी जी की बड़ी इच्छा थी, जिसको उन्होंने अनेक स्थान पर प्रकट किया, कि भारत का आध्यात्मिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान इनका समन्वय होना चाहिए, और ये समन्वय ही आधुनिक जगत को एक नई दिशा, सही रास्ता बताएगा। तो स्वामी जी ने वहां पर अपने द्वारा जो एक रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया, उसमें एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रखा गया कि संस्थान के द्वारा नेचुरल एंड स्पिरिचुअल साइंसेस का सिंथेसिस किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी मौलिक बात स्वामी जी के द्वारा की गई। और स्वामी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि आधुनिक विज्ञान और भारत का आध्यात्मिक विज्ञान, इनका मेल बिठाने की आवश्यकता है, जो विश्व को आगे मार्गदर्शन स्वाभाविक रीति से करता रहेगा। तो इस प्रकार का एक मौलिक विचार स्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और स्वामी जी केवल एक सैद्धांतिक दृष्टा नहीं थे, तो व्यवहार जगत में भी उन्होंने इस विज्ञान को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, विज्ञान के विकास के आधार पर ही नए भारत का निर्माण कैसे किया जा सकता है, और आधुनिक विज्ञान और ये आध्यात्मिक विज्ञान, इनका संगम, इनका समन्वय करके कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में एक व्यावहारिक दृष्टि भी इस जगत में देने का प्रयास किया। तो इस दृष्टि से कई उदाहरण स्वामी जी के जीवन में हमें मिलते हैं। और मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन सारी बातों को देखकर मन के अंदर एक स्वाभाविक स्वामी जी का वर्णन आता है कि स्वामी जी एक महान वैज्ञानिक दृष्टा थे। तो हम सभी ने स्वामी जी के जीवन के इस आयाम को ठीक समझने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कई प्रकार की मौलिक बातें मार्गदर्शन की दृष्टि से हमें इस प्रकार के अभ्यास अध्ययन के द्वारा प्राप्त हो सकती है।
और निश्चित ही अपने आधुनिक भारत के निर्माण में, जिसका सपना हम देख रहे हैं कि समृद्ध, सशक्त, स्वावलंबी भारत, उसके निर्माण में ऐसी सारी बातों का निश्चित ही बहुत बड़ा उपयोग हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मेरे अध्ययन के कारण जो कुछ बातें मुझे ध्यान में आई, मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास इस छोटे व्याख्यान के द्वारा किया है। मुझे निश्चित विश्वास है कि आपने भी इस प्रकार की कई बातों को समझने का प्रयास किया ही होगा। आपके मन में भी कई प्रकार के विचार इस सारा कथन सुनने के बाद आए होंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इसके बारे में ज़रूर कुछ अपने विचार प्रकट करें। हम स्वाभाविक ही आपके लिए इस प्रकार का अवसर दे रहे हैं। कई प्रकार की बातें विज्ञान भारती के वेबसाइट पर भी आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं और एक अनुरोध आपको करने जा रहा हूं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान हम एक दिन छोड़कर, यानी हर ऑल्टरनेट डे पर इस प्रकार का एक व्याख्यान लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हम आपको बताएंगे निश्चित ही ठीक समय पूर्व कि उस व्याख्यान का विषय और उस व्याख्यान के वक्ता कौन होंगे। मुझे लगता है कि हम सभी के लिए हम इस प्रकार का प्रयास जो हम करने जा रहे हैं, उससे स्वयं को जोड़ लेंगे और इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ में हम सब प्रस्तुत हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार का विचार हम सब मिलकर करें। अब आज ये 2 तारीख को हमने इस प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब 4 अप्रैल को इसका दूसरा अध्याय आप सबके सामने प्रस्तुत होगा और मुझे लगता है कि आप सभी उस समय भी इसी प्रकार से 5 बजकर इसका प्रारंभ होगा 5 बजे, 6 बजे तक इस प्रकार का कुछ प्रस्तुति का विषय आपके सामने आएगा। इसमें आप ज़रूर सम्मिलित हो। इस प्रकार का एक प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको फिर धन्यवाद देते हुए, नमस्कार करते हुए यहाँ पर मेरी बात को विराम दे रहा हूँ।